नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कर्नाटक सरकार ने राज्य के मामलों में सीबीआई को जांच करने के लिए दी गई सहमति वापस ले ली है। कर्नाटक के कानून मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा है कि हम सीबीआई को अलग अलग मामलों में जांच के लिए अलग से अनुमति देने पर विचार करेंगे। अब उनको हर मामले में जांच की छूट नहीं होगी। एच.के. पाटिल ने कहा कि हमने एक और अहम फैसला किया है। अब बिना कैबिनेट की मंजूरी के राज्यपाल तक कोई भी सूचना या विस्तृत जानकारी नहीं जाएगी। हमारी सहमति के बाद ही मुख्य सचिव राज्यपाल को लिखित जानकारी भेज सकते हैं। पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि केंद्र सरकार के हाथ में जो भी साधन हैं, जैसे सीबीआई, उनका पक्षपातपूर्ण रवैया रहा है। यहाँ तक कि बीजेपी राजभवन का भी दुरुपयोग कर रही है। इसका मूडा यानी कि मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी केस से कोई लेना देना नहीं है। मूडा मामले में हाईकोर्ट ने लोकायुक्त को जांच करने का निर्देश दिया है। सीबीआई की उसमें कोई भूमिका नहीं है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी और आरएसएस के संबंध खराब होने लगे थे। संघ की नाराजगी की चर्चाओं के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक बयान काफी चर्चा में रहा था। बता दें, नड्डा ने कहा था कि शुरू में हम थोड़ा कम थे, तब हमें संघ की जरूरत पड़ती थी। आज हम बढ़ गए हैं, सक्षम हैं, तो बीजेपी अपने आप को चलाती है। हुड्डा के बयान को लेकर बीजेपी और संघ के रिश्तों पर खूब सारी बातें हुई थी और कहा गया था कि संघ इस बयान से नाराज है। चुनाव के नतीजों के बाद भी इस पर चर्चा हुई और संघ ने भी कई आलोचनाएं की थी। अब संघ के मीडिया चेहरे और अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में जेपी नड्डा के बयान को लेकर कहा कि फैमिली मैटर्स को फैमिली मैटर्स की तरह ही सुलझाया जाता है। जब आम्बेकर से सवाल पूछा गया कि क्या संघ के कार्यकर्ताओं में इस बयान को लेकर कोई नाराजगी है, तो उन्होंने फिर से यही बात कही कि फैमिली मैटर्स को फैमिली मैटर्स की तरह ही सुलझाया जाता है, न कि सार्वजनिक मंचों पर। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से गुजरात सरकार को झटका दिया है। इसने कहा है कि उसके द्वारा की गई राज्य सरकार की आलोचना वाली टिप्पणी नहीं हटेगी। बिल्किस बानो केस के दोषी 11 लोगों को दी गई छूट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार पर तीखी टिप्पणी की थी। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की पिछली कुछ टिप्पणियां हटाने की मांग वाली याचिका दायर की थी। इसे अदालत ने गुरुवार को खारिज कर दिया। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने कहा कि समीक्षा याचिकाओं, चुनौती दिए गए आदेश और उनके साथ संलग्न दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि रिकॉर्ड में कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं है या समीक्षा याचिकाओं में कोई ऐसा गुण नहीं है जिसके कारण आदेश पर पुनर्विचार किया जाए। बता दें, अपनी याचिका में गुजरात सरकार ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में राज्य को सत्ता के हड़पने और विवेक के दुरुपयोग का दोषी ठहराकर रिकॉर्ड के मद्देनजर साफ तौर पर त्रुटि की है, क्योंकि उसने शीर्ष अदालत की एक अन्य पीठ के आदेश का अनुपालन किया है। गुजरात सरकार की याचिका में अदालत की इस टिप्पणी पर भी सवाल उठाया गया कि उसने दोषियों के साथ मिलीभगत करके काम किया है। राज्य सरकार ने तर्क दिया कि ये टिप्पणी अनुचित है और मामले के रिकॉर्ड के खिलाफ है और याचिकाकर्ता के खिलाफ पक्षपातपूर्ण भी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इससे असहमति जताई। हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने घोषणा की है कि हिमाचल में हर भोजनालय और फूड स्टॉल पर उसके मालिक की आईडी लगानी होगी। कांग्रेस शासित हिमाचल का यह फैसला यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इसी तरह के विवादित आदेश की नकल है, लेकिन कांग्रेस ने इस घोषणा का कड़ा नोटिस लिया और मंत्री विक्रमादित्य सिंह को गुरुवार को दिल्ली बुलाकर फटकार लगाई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने मंत्री के बयान से दूरी बना ली। सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि अभी नेम प्लेट और आईडी पर कोई फैसला नहीं हुआ है, वो मंत्री का व्यक्तिगत बयान है। बीजेपी के खिलाफ लगातार आक्रामक बोलने वाले शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत को 15 दिन की जेल की सजा मिलने के कुछ घंटे बाद ही जमानत मिल गई। इसके साथ ही राउत की सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया, जिससे उन्हें अपील दायर करने का समय मिल गया। मुंबई की एक अदालत ने पूर्व भाजपा सांसद किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया द्वारा दायर मानहानि के मामले में राउत को ये कारावास की सजा सुनाई। मझगांव की मजिस्ट्रेट अदालत ने राउत को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत दोषी पाया। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत को मुंबई की एक अदालत ने मानहानि केस में दोषी ठहराते हुए 15 दिन की जेल की सजा सुनाई। हालांकि खबरों के मुताबिक संजय राउत को इस मामले में जमानत भी मिली। संजय राउत ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 15 साल की और सजा हो जाने दो, जिनको सजा देनी थी उन्हें आप पार्टी में लेकर बैठे हैं, आप कितनी भी सजा दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अदालत ने ये नहीं कहा है कि मैंने कुछ गलत कहा है। पूरी न्याय व्यवस्था का संघीकरण हो गया है। प्रधानमंत्री भारत के मुख्य न्यायाधीश के घर प्रसाद का लड्डू खाने जाते हैं, जिसे पूरे देश ने देखा है। हमारे जैसे लोगों को न्याय कहाँ मिलेगा? हमें तो सजा ही मिलेगी।
संजय राउत पर आरोप था कि उन्होंने बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी डॉक्टर मेधा किरीट सोमैया की मानहानि की थी। उन्होंने मेधा किरीट पर भ्रष्टाचार के एक मामले में शामिल होने का आरोप लगाया था। पैरासीटामोल सहित 50 से अधिक दवाएं फेल हो गई हैं। सीडीएससीओ ने ये जांच की। सीडीएससीओ ने हाल ही में मासिक रिपोर्ट जारी की है। इसमें पैरासीटामोल, पेन-डी और कैल्शियम सप्लीमेंट सहित 53 दवाओं को मानक गुणवत्ता का नहीं पाया जाना घोषित किया गया है, जिससे इनके इस्तेमाल पर सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। जिसके बाद लोग कह रहे हैं कि बीमार को सही करने के लिए ली जाने वाली दवाई ही बीमार निकली। राहुल गांधी ने आज हरियाणा में रैली की। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि गरीबों के लोगों की जेब में डायरेक्ट पैसा डालना है। मैंने लोकसभा में वायदा किया था कि हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए साल के अंदर डाले जाएंगे और ये मैं छोड़ूंगा नहीं। आज नहीं तो कल जितना पैसा नरेंद्र मोदी ने अडानी अंबानी को दिया है, उतना पैसा हम देश के किसानों, गरीबों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को देंगे। राहुल ने कहा ये काम आज नहीं तो कल होगा। मीडिया को जो बोलना है बोले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जब नेशनल लेवल पर हमारी सरकार आएगी, जो आने वाली है, जितना पैसा मोदी ने अडानी अंबानी को दिया, उतना ही पैसा हम गरीबों को देंगे। राहुल गांधी ने हरियाणा में बताया कि अयोध्या में बीजेपी क्यों हारी। राहुल ने कहा कि अयोध्या में बीजेपी हार गई। क्यों हारी? अयोध्या में मंदिर खोला, वहां अडानी अंबानी दिखे, अमिताभ बच्चन दिखे, बॉलीवुड पूरा दिख गया, मगर गरीब और किसान एक नहीं दिखा। सच है, इसीलिए तो अवधेश ने उन्हें पटक दिया। इसके साथ ही राहुल ने अंबानी के बेटे की शादी का भी जिक्र किया। लोगों से पूछा, अंबानी की शादी देखी? कोई अमेरिका से आकर डांस कर रहा है, कोई बॉलीवुड से आकर डांस कर रहा है, करोड़ों फेंक रहे हैं और हिंदुस्तान देख रहा है, देखता जा रहा है। राहुल गांधी ने आज हरियाणा में मीडिया, अडानी अंबानी और पीएम मोदी की चैन समझाई। उन्होंने कहा कि चैन समझो, मीडिया ने 24 घंटा नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाया और प्रधानमंत्री बना दिया। मीडिया कौन चलाता है? अडानी और अंबानी जैसे लोग। अडानी और अंबानी जैसे लोगों ने मोदी को क्यों बैठाया? क्यों? वो जानते हैं कि नरेंद्र मोदी उनका काम करेगा। आपने मेरा चेहरा मीडिया में कभी देखा? कभी नहीं देखा, क्योंकि वो दिखा नहीं सकते। मैं नहीं दिख सकता क्योंकि वो जानते हैं कि जिस दिन मैं बैठ गया उस दिन ये गरीबों का काम करेगा, ये सारा का सारा पैसा दूसरी तरफ कर देगा। इसलिए तो मेरे पीछे पड़े रहते हैं। इसीलिए तो उन्होंने मेरी छवि खराब करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च किए, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस दिन ये आ गया उस दिन ये सारा का सारा पैसा मजदूरों को, महिलाओं को, बेरोजगार युवाओं को देना शुरू कर देगा। लड़ाई ये है। राहुल गांधी ने आज हरियाणा में कहा कि हरियाणा के चुनाव को कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है। आंधी आ रही है। नरेंद्र मोदी क्या करते हैं? काले कानून लाते हैं, किसानों का कर्जा माफ नहीं करेंगे, सही एमएसपी नहीं मिलेगी, बेरोजगारी है, महंगाई है, सारी की सारी प्लानिंग 10-15 लोगों के लिए करते हैं। हम सबकी सरकार बनाएंगे, किसी एक की सरकार नहीं होगी। मैं आपको शुरुआत की बात करता हूँ। पहला कदम महिला शक्ति, 2000 रुपए हर महीने और 500 रुपए का गैस सिलेंडर। दूसरा कदम, जो 2 लाख भर्ती खाली पड़ी हैं, वो हम युवाओं के लिए भर के देंगे। किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी मिलेगी। जो आपको बीमा का पैसा होगा, जैसे ही नुकसान होगा एकदम उसके बाद मिलेगा। गरीबों के लिए घर, 100 गज का प्लॉट और 3.5 लाख रुपए 2 बेडरूम के घर के लिए, 300 यूनिट फ्री बिजली। हरियाणा एक साथ लड़ेगा, सबकी सरकार बनेगी। चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है। आंधी आ रही है। हरियाणा में प्रधानमंत्री मोदी की दूसरी रैली से भी केंद्रीय मंत्री और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को फिर से दूर रखा गया। सोनीपत में बुधवार को पीएम की रैली थी, जिसमें खट्टर को आने नहीं दिया गया। इससे पहले 14 सितंबर को कुरुक्षेत्र में पीएम मोदी की दूसरी रैली में खट्टर को आने नहीं दिया गया था। दूसरी रैली में खट्टर को नहीं आने देने से पंजाबी नेता के तौर पर उनकी छवि को भाजपा ने तार-तार कर दिया, क्योंकि खट्टर को जब 2014 में हरियाणा का पैराशूट सीएम बनाकर मोदी शाह ने भेजा था, तो पंजाबियों ने इस फैसले को काफी पसंद किया था। लेकिन अब वही खट्टर भाजपा में नेगेटिव नेता करार दिए गए हैं, जिनसे सभी समुदायों के वोट छिटक सकते हैं। इसलिए खट्टर को हाशिए पर ढकेल दिया गया है। खट्टर के आने के बाद हरियाणा जबरदस्त जाट आरक्षण आंदोलन चला था, लेकिन खट्टर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने उस आंदोलन को बेरहमी से कुचल दिया था। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने गुरुवार को तमिलनाडु सरकार के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी को सशर्त जमानत दे दी। पैसे लेकर नौकरी देने के मामले में ईडी की ओर से गिरफ्तार सेंथिल बालाजी को जमानत देते हुए जस्टिस अभय ओका ने कहा कि जमानत के कड़ा मानक और मुकदमा में चलाने में देरी साथ साथ नहीं चल सकते। हमने बेल मंजूर कर दी है, लेकिन हमने इसके लिए मुश्किलें शर्तें रखी हैं। बालाजी को 14 जून 2023 को ईडी ने पैसे लेकर नौकरी देने के मामले में गिरफ्तार किया था। ये मामला 2011 से 2015 के बीच का है, जब वो अन्ना द्रमुक सरकार में परिवहन मंत्री थे।
महाराष्ट्र सरकार टेंडर निकालने और फिर उसे अपने आदमी को देने के लिए काफी दिनों से चर्चा में बनी हुई है। पहले बिजली को लेकर टेंडर निकाला गया जिसमें ऐसा क्राइटेरिया रखा गया कि अडानी को ही मिले और मिला भी अडानी को, जिसके बाद कहा गया था कि निकाला ही अडानी के लिए था। और इस बीच मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से भी एक टेंडर निकाला गया है, उसमें भी वही आवाज उठ रही है जो अडानी को टेंडर मिला तब कही गई थी। ये छोटे व्यापारियों के लिए खिलाफ है, उन्हें खत्म करने के लिए है और किसी एक कंपनी के प्रति पक्षपात है। महाराष्ट्र में 22 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और 3 गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी बनाने के लिए टेंडर निकाला गया। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, हर साल का 90 करोड़ यानी 450 करोड़ का मामला है। इसमें भी क्राइटेरिया का खेल कर दिया गया है। क्राइटेरिया है कि मिनिमम साल का कारोबार 36 करोड़ रुपए होना चाहिए और 7 करोड़ का सिंगल ऑर्डर, जिसके बाद पुराने और जाने माने पब्लिशर्स इसको देखकर हैरान रह गए। पब्लिशर्स और बुक सेलर्स के फेडरेशन ने इसको लेकर पत्र भी लिखा है और कहा है कि पब्लिशर्स के पास बड़ा अनुभव होने के बावजूद इतनी बड़ी और मनमानी वित्तीय क्षमता नहीं है। कहा गया है कि ये उन लोकल बुक सेलर और सदस्यता एजेंटों की उपेक्षा करता है जिन्होंने दशकों से कॉलेजों में सेवा की है। अधिकांश फेडरेशन के मेंबर 36 करोड़ सालाना और 7 करोड़ के सिंगल ऑर्डर के क्राइटेरिया को पूरा नहीं करते हैं और इससे लोकल बुक ट्रेडर्स और रोजगार को नुकसान होता है। इसके अलावा कई मुद्दे उठाए गए हैं जो लोकल और बुक सेलर पब्लिशिंग हाउसेस के लिए बिल्कुल विरोधाभासी हैं। इसके साथ ही पत्र में फेडरेशन ने यह भी कहा है कि क्राइटेरिया स्टार्टअप, एमएसएमई और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री की दृष्टिकोण के भी उलट है। पत्र में बताया गया है कि न्यूनतम 36 करोड़ के टर्नओवर में स्टार्टअप और एमएसएमई शामिल नहीं है और साथ ही कहा गया है कि ईओआई में 90% डिजिटल सामग्री विदेशी कंपनियों से आती है, जिसमें मेक इन इंडिया की उपेक्षा की गई है। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 27 सितंबर है, यानी एक दिन है। हम बस आवाज उठा सकते हैं, हो यही सोई जो बीजेपी सरकार रच रखा। बिहार राज्य में जितिया त्योहार में तालाब और अन्य जगहों पर नहाने के दौरान 46 लोगों की मौत हो गई। इनमें 37 बच्चे शामिल हैं। बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक राज्य के अलग अलग जिलों में जितिया त्योहार के दौरान यह हादसा हुआ है। विभाग के मुताबिक मरने वालों में 2 पुरुष भी शामिल हैं। तालाब में डूबने की वजह से सबसे ज्यादा 8 मौत औरंगाबाद और कैमूर जिलों में हुई हैं। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच बढ़ते संघर्ष को देखते हुए अमेरिका, ईयू और सहयोगी देशों ने अपनी ओर से तुरंत प्रभाव से 21 दिनों के युद्ध विराम की पेशकश की है। 11 सहयोगी देशों ने इस मसले का हल निकालने और गजा में युद्ध विराम की पेशकश की है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष के मामले में युद्ध विराम से इनकार कर दिया है। इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा है कि उत्तर की तरफ कोई युद्ध विराम नहीं होगा। उन्होंने बताया है कि इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ अपनी लड़ाई तब तक जारी रखेगा जब तक कि उत्तरी सीमा पर रहने वाले इजरायली सुरक्षित तरीके से अपने घर वापस नहीं लौट जाते हैं। इजरायली सेना ने कहा है कि वो लेबनान की राजधानी के कुछ हिस्सों पर हवाई हमले कर रही है। इससे पहले इजराइल ने आज भी दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर बमबारी जारी रखी। इजराइल हिजबुल्लाह संघर्ष के बीच ऐसी खबरें भी हैं कि इजराइल हवाई हमलों के बाद लेबनान में जमीन के रास्ते भी घुस सकता है। ऐसे में हिजबुल्लाह के पास लेबनान में जितना बड़ा समर्थन होगा, इस संघर्ष का दायरा उतना बड़ा हो सकता है। लेबनान में हिजबुल्लाह समर्थक और हिजबुल्लाह विरोधी लोगों के बीच अंतर को आसानी से नहीं बांटा किया जा सकता है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल के हवाई हमलों के बाद भारतीय दूतावास ने एक और एडवाइजरी जारी की है। दूतावास ने इस एडवाइजरी में भारतीय नागरिकों को लेबनान की यात्रा न करने की सलाह दी है। साथ ही वहां रह रहे भारतीयों को अपने घरों से बाहर न निकलने को कहा है। बेरूत स्थित भारतीय दूतावास की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि 1 अगस्त को जारी एडवाइजरी को जारी रखते हुए और क्षेत्र में हाल की घटनाओं के बाद संघर्ष बढ़ता देख भारतीय नागरिकों को अगले आदेश तक लेबनान की यात्रा न करने की सलाह दी जाती है। पाकिस्तान ने कहा है कि आईएमएफ ने उसके लिए $7 अरब का कर्ज जारी करने की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसकी जानकारी दी है। कनाडा में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार अपने खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को हराने में कामयाब रही। कनाडा की संसद में बहस के बाद लाया गया अविश्वास प्रस्ताव 211 के मुकाबले 120 मतों से गिर गया। लेकिन आने वाले दिनों में ट्रूडो की मुश्किलें कम नहीं होने वाली हैं, क्योंकि विपक्षी कंजर्वेटिव सांसदों ने मंगलवार को एक बार फिर अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान किया है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।